प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। जय लोधेश्वर जयवंती। मैं ओम प्रकाश सिंह लोधी, लेखक लोधी राज इतिहास, आज आपके समक्ष रीवा राज्य में लोधियों की स्थिति तथा रीवा राज्य कैसे लोधियों के हाथ से गया, इस पर संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आपको किंवदंतियाँ या कि मुहावरों के माध्यम से सभी लोग जानते हैं कि पुराने समय में रीवा राज्य लोधी वंश की रही है। क्योंकि पुराने समय में रीवा राज्य के मंत्री, उस समय राजा के मंत्री तिवारी थे तथा उनका सेनापति उनका साला, इन दो लोगों की गद्दारी की वजह से रीवा राज्य 900 या 1000 ईस्वी के आसपास बघेलों के हाथ में गई। रीवा राज्य का क्षेत्रफल गंगा कछार से नर्मदा कछार तक माना जाता था, क्योंकि आज जो उनके स्थल या कहें अवशेष जो भी बचे हुए हैं थोड़ा बहुत, उनको तो या तो नष्ट कर दिया गया है या कि जो भी हैं तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में। कुछ पुरानी चीज़ों का बघेल शासकों द्वारा पूर्ण रूपेण इतिहास को जला दिया गया है तथा बघेल शासकों तक तो इतिहास अच्छी तरह से लेखन के संबंध में मिलता है, लेकिन बघेलों के पहले जो लोधी शासक थे उनका इतिहास बहुत ही दुर्लभ है। आज रीवा, चित्रकूट, सीधी, शहडोल, सतना तथा आसपास के कई जिलों में बच्चा बच्चा जानता है कि रीवा में लोधियों का शासन था। लेकिन आज लिखित रूप में इतिहास बहुत ही रेयर या कि कहें कि थोड़ा बहुत जो इतिहासकारों ने लिखा भी है तो ही किंवदंतियों के आधार पर थोड़ा बहुत या कहें आधा अधूरा, आधी अधूरी जानकारी दी जाती है। मेरा प्रयास है कि हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं जिसके माध्यम से रीवा का इतिहास अपने बड़े बुजुर्गों तथा संग्रहालयों या कहें आसपास से जो भी जानकारी निकलती है उनके माध्यम से आपके समक्ष हम लोग रीवा राज्य की समय समय पर छोटी छोटी जानकारियों के साथ उपलब्ध होते रहेंगे तथा इतिहास के ये जो ओझल झरोखे हैं इनको लोधी समाज के बीच में लाने का प्रयास किया जाएगा। आज सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर या कहें गंगा कछार से लेकर सीधे नर्मदा कछार तक लोधियों का शासन रहा। अभी हम लोग चित्रकूट के भ्रमण में थे, तब हमें ऐसी जानकारी लगी कि चित्रकूट के पास एक घहोरा बांध है। जो बांध वहां पर बनाया गया, उस बांध के अंदर रीवा राज्य के लोधियों का किला था। शासकों ने उस किले को नष्ट करने के उद्देश्य से ही वहां पर बांध का निर्माण किया। आज जो है तो वहां पर जाने पर कुछ अवशेष ही मिलते हैं। बहुत ज़्यादा किले के अवशेष, चूना, पत्थर ऐसे अवशेष हैं उसकी मेड़ के आसपास, बाकी पूरे किले को नष्ट कर दिया गया। रीवा में भी चूंकि बघेलों का शासन हो गया था, तो जो भी अपने खंडहर ले रहे होंगे उनको उनने अपने नाम से प्रदर्शित कर दिया।
जबकि कई इतिहासकारों ने ऐसा बताया या लिखा है कि लोधियों का शासन गंगा कछार से नर्मदा कछार तक स्थापित था। लोधी महारानी रीवा से नर्मदा जी तक डेली सुरंग के माध्यम से स्नान करने जाती थी तथा जब युद्ध हुआ तब रीवा राज्य के महाराज के साले ने, जो कि लोधी समाज से ही थे और मंत्री, रीवा में अधिकांशतः अदरजिया तिवारी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ के तिवारी अपने सरनेम में सिंह तिवारी का उल्लेख करते हैं। सिंह तिवारी का उल्लेख वहीं से उत्पत्ति हुई। जब रीवा के लोधी महाराज के साथ इन लोगों ने गद्दारी की तब लोधी महाराज के साले को आधा राज्य तथा तिवारी को आधे राज्य का देने का या लालच देकर उसको तोड़ने का कार्य किया था। इसीलिए आज रीवा और आसपास के ज़िलों में जितने भी तिवारी हैं वो आपको सिंह तिवारी लगाते मिलेंगे या अधरजिया तिवारी। हमारे यहाँ सतना में एक कहावत है, चूँकि रीवा महाराज के कुछ वंशज सतना के कुछ गांवों में निवासरत हैं, उनका अगर आप माने तो प्रूफ ये है कि सतना के आसपास जो लोधी बाहुल्य गांव हैं, उन गांवों में दो वंश निवासरत है। एक तो कैलाश वंश और दूसरा भदहा वंश। इतने 1100 वर्षों के कालातीत इतिहास के बावजूद आज तक अभी तक लोधी कैलाश वंश और भदहा वंश में आपस में संबंध नहीं हो पाए। आज भी कैलाश वंश और भदहा वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो पाए। कहीं न कहीं इसकी जड़ रीवा महाराज से जुड़ी है। इसलिए आज भी कैलाश भदहा वंश, जो कि लोधियों की ही एक उपजाति है, उसमें कैलाश अपनी संबंध स्थापित नहीं करते। चूँकि सतना के आसपास कुछ गांव हैं, उनमें कैलाश वंश निवासरत है और किंवदंतियों के माध्यम से उनको रीवा का विस्तृत अध्ययन है और किंवदंतियों के रूप में वह इतिहास आज भी सहेजे हुए हैं। हालांकि लिखित रूप में तो उनके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, लेकिन किंवदंतियाँ और उनके जीवन शैली, उनके आदर्श आज भी कैलाश वंश के लोधी तिवारियों को नहीं मानते, तिवारी को ब्राह्मण नहीं मानते, बघेलों के पास अपना जीवन यापन नहीं करते इस तरह से, और भदहा वंश में अपने संबंध स्थापित नहीं करते हैं। कुछ छोटी मोटी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मेरे को एक सांस्कृतिक बघेलखंड गौरव ग्रंथमाला का चतुर्थ पुष्प, संस्कृत काव्यों के आधार पर बघेलखंड का इतिहास, यह पत्रिका छोटी सी पत्रिका है जो मेरे को पढ़ने को मिली, जिसके लेखक डॉक्टर सुद्युम्न आचार्य जी हैं, जो सतना में निवासरत हैं। हालांकि यह पत्रिका बामुश्किल से 50-56 पेज की है, जिसमें उन्होंने भीमदेव से लेकर भाव सिंह तक 1245 ईस्वी से 1694 ईस्वी तक का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास अंकित किया है। लेखक की जानकारी का अभाव कहें या कि फिर चूंकि इतिहास नष्ट कर दिया गया लोधियों का, तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसे हिंट दिए हैं जिनको
इतिहास के मिलने के आसार थोड़ा बहुत अगर खंगाला जाए तो संभव है कि लोधियों का इतिहास रीवा में प्राप्त हो सकता है। लेखक ने कई जगह इस पुस्तक में लोधियों का वर्णन किया है। जैसे आपको मैं बताऊं कि उन्होंने ये लिखा कि वीर भानुउदय काव्यम, मतलब वीर भानुउदय काव्य से उन्होंने इस जानकारी को निकाला है। इसके बाद उन्होंने एक छोटे से पॉइंट में लिखा है, कलीजर आए दुई भाई, मतलब कलीजर में दो भाई आए थे, भर राजा के चाकर, राजा के चाकर मीन्स नौकर बनकर, बीसल देव जेठे और भीमल लहुरे, मतलब बीसल देव बड़े भाई थे तथा भीमल देव छोटे। इन्हीं ने गहोरा आए, गहोरा में चूंकि लोधियों का किला था, लोधियों का शासक था, और यह गहोरा चित्रकूट के पास, राजापुर के आसपास, इस जहाँ के तुलसीदास जी हैं वहाँ पर यह स्थान पड़ता है। पुरिखा सात भरी गहोरा रहे, ये लोग वहाँ पर रहे और गहोरा में रहे तथा ठाकुर कहलाने लगे। ऐसी जानकारी लेखक ने वीर भानुउदय काव्य से निकाली। चूंकि बीसल देव और भीमल देव इन्हीं ने षड्यंत्र करके लोधी राजा को मरवाया था। दूसरा इन्होंने लिखा कि तिवारी मिलाई के आधा राज देई दीन्ही कहीं सा, मतलब तिवारी को मिलाकर आधा राज्य देने का वादा किया था बीसल देव ने। रीवा राज्य के राजा को मरवाने के लिए बीसल देव ने तिवारी और भदहा को मिलाकर इनको आधा राज्य देने का वादा किया था। लोधिन का मारिन भीमल देव गहोरा के लोधिन कहा मार के गहोरा छड़ाए लिहन, मतलब कि भीमल देव तिवारी और भदहा को साथ में मिलाकर गहोरा में लोधियों को मार दिए तथा गहोरा छड़ा लिए। जिन भारसियों ने 10 अश्वमेध यज्ञ करके ब्राह्मण धर्म को फिर से प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा की थी, वे स्वयं नांग थे। इस तरह वीर भानुउदय काव्य से उक्त जानकारी लेखक ने निकाली। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस समय रीवा में लोधी शासकों की जानकारी बहुत ही बिरले पुस्तकों में मिलती है, और यदि इतिहास है भी तो यह तो चूंकि 1100 ईस्वी तक लोधियों का शासन माना गया था, 1100 या 1200 ईस्वी तक। 1245 ईस्वी से बघेलों का शासन रीवा में माना गया। उसके पहले जो भी इतिहास है वह या तो पांडुलिपियों में है या तो हस्तलिखित। आज के समय में बहुत रेयर लेखक हैं जो कि रीवा में लोधियों के शासन को होना बताते हैं। मैं आपको एक और पत्रिका दिखाता हूं, लोधी बंधु संसार। ये पत्रिका है लोधी बंधु संसार। इस पत्रिका को 19 जुलाई 1999 से सितंबर 1999 तक है। यह 19वां संस्करण है, जिसको केदारनाथ जी लोधी इस पत्रिका को संपादित करते थे। इन्होंने भी एक बहुत ही अच्छा आलेख इस पत्रिका में 1999 में लिखा। आलेख कहाँ से प्राप्त हुआ यह तो संपादक ही बता सकते हैं, लेकिन आलेख रीवा राज्य के संदर्भ में था, जो कि बहुत ही अच्छा आलेख।
इन्होंने जो लिखा है तो इन्होंने लोधी और कलचुरी एक कर दिए, मतलब लोधी कलचुरी राजवंश। जबकि कलचुरी जो थे तो बघेलों को अपनी लड़की का संबंध किए थे। और ये स्पष्ट दिख रहा होगा आपको कि रीवा में लोधी कलचुरी राजवंश, इसमें उन्होंने वामदेव राज के शासक का समय 675 से 700 ईस्वी के बीच स्वीकार किया तथा 990 से 1015 तक कोकल, 1015 से 1040 तक गांगेय, 1041 से 1072 लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकर्ण के बाद 1055 ईस्वी में चौलुक राज्य, 1073 में लक्ष्मीकर्ण ने 1123 ईस्वी तक राज्य किया। उनके हाथों से निकल गए, केवल बघेलखंड और बांधवगढ़ ही शेष रह गए। यशकर्ण के बाद उनका पुत्र गयाकर्ण 1123 से 1151 ईस्वी तक उत्तराधिकारी हुए। 1151 ईस्वी से 1161 ईस्वी तक पुत्र नरसिंह ने राज्य किया। इस तरह से लेखक ने एक बहुत ही अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई है। इसमें हिंडोरिया नरेश ईश्वर दास लोधी की मित्रता के सहयोग को भी उन्होंने उल्लेख किया है, चूंकि उस समय लोधी रियासतों में रीवा, हिंडोरिया, हटरी और रामगढ़, सलैया आसपास की बहुत सारी स्टेटें थी। इसमें उन्होंने हिंडोरिया नरेश ईश्वरदास लोधी की मित्रता के संबंध में रीवा नरेश का उल्लेख भी किया है। 1203 ईस्वी तक जय सिंह के बाद जय सिंह का पुत्र विजय सिंह रीवा का अंतिम शासक हुआ। 1212 ईस्वी में बरसिंह बघेला, इन्होंने बरसिंह बघेला का उल्लेख किया, जबकि सुद्युम्न आचार्य ने भीमदेव, और इन्होंने बरसिंह बघेल नामक एक गुजराती व्यापारी ने 1212 ईस्वी में विजय सिंह के पुरोहित तिवारी से मिलकर परिवार के लोगों के किसी प्रकार भागकर साहेबपुर और रत्नपुर में शरण ली। उन्होंने यह उल्लेख किया कि 1212 ईस्वी में रीवा के महामंत्री तिवारी से मिलकर तथा सेनापति भदहा से मिलकर बरसिंह बघेल ने अंतिम शासक रीवा के विजय सिंह को खत्म कर दिया और उनके परिवारजनों ने वहां से भागकर साहेबपुर, रत्नपुर में शरण ली। इस प्रकार त्रिपुरी और बांधवगढ़ की लोधी कलचुरी सत्ता का अंत हो गया। 13वीं शताब्दी में ईश्वरदास लोधी के भतीजे तेज सिंह ने हिंडोरिया का शासन संभाला था। ऐसी जानकारी केदारनाथ जी ने अपनी पत्रिका में उल्लेख की। हालांकि इस पत्रिका में उन्होंने एक उल्लेख नहीं किया। इस पत्रिका में लेखक ने रीवा राज्य के संबंध में 2-3 आलेख लिखे हैं, जिसमें चंद्रवंशी, छत्री, चंदेल, लोधी, कलचुरी, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, इस पर भी मैं किसी दिन वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जानकारी काफ़ी लंबी हो जाती है। ऐसे में एक वीडियो में रीवा राज्य की जानकारी दे पाना संभव नहीं हो पाता। मैं आगामी आलेख में और कई बिंदुओं पर रीवा के संबंध में आप सबसे चर्चा करूंगा। तब तक मैं
रीवा राज्य के संबंध में जो भी जानकारी होगी आपके बीच उपस्थित कराता रहूँगा। धन्यवाद। जय लोधेश्वर, जय अवंती।